नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम बढ़िया हैं, मस्त हैं, एकदम ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन और बहुत शानदार हैं। तो सभी प्यारे बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। आप सभी जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और क्लास को हम लोग करने वाले हैं फिर शुरू। तो सभी प्यारे साथियों को हमारा प्रणाम है, सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार है। और आप लोग अपने हालचाल भी कमेंट सेक्शन के ज़रिए मुझे बताएं, जिससे मुझे पता चले कि हमारे प्यारे बच्चे भी एकदम बढ़िया हैं, एकदम सही हैं, एकदम ज़बरदस्त हैं। ठीक है, हाँ जी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कारम, बहुत बढ़िया, राधे राधे, गुड इवनिंग सभी प्यारे साथियों को, गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों को, नमस्कारम सभी प्यारे बच्चों को, जय हिंद जय भारत सभी बच्चे, बहुत बढ़िया, आप लोग एकदम बढ़िया हैं, उम्मीद मैं ये करती हूँ आप लोगों से। चलिए तो क्लास को कर रहे हैं भाई शुरू। ठीक है, तो आज हमने कल की क्लास में पढ़ा था मेटल और नॉन मेटल को। आज थोड़ा सा मेटलॉइड को बताऊंगी और उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, उसके बाद बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में। तो कल मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज बताई थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे उपधातुओं के बारे में। आज हम बात करेंगे उपधातु के बारे में। ठीक है, उपधातुएं जिनको कहा जाता है मेटेलॉइड्स, जिनको कहते हैं हम लोग मेटेलॉइड्स। आज बात करेंगे मेटेलॉइड्स के बारे में हम लोग। मेटेलॉइड्स जो होते हैं ये ऐसे पदार्थ हैं जो कि धातु और अधातु दोनों की क्वालिटी दिखाते हैं। तो वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण दिखाते हैं उनको कहते हैं उपधातु। तो लिख सकते हैं भाई, वे तत्व जो धातु और अधातु, धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, उनको क्या कहते हैं बच्चा, उनको हम लोग कहते हैं उपधातु। समझ में आ गई बात। तो वो तत्व जो धातु के जैसे भी होंगे और अधातु के जैसे भी होंगे उनको कहते हैं हम लोग उपधातु। तो लिखेंगे एलिमेंट्स दैट शो properties of both metals and non-metals। तो वो तत्व जो धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्यारे साथियों, आप बताएंगे उपधातु। क्लियर हो गई भाई बात, है ना, क्लियर हो गई ना बात, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। अब हम एग्जाम्पल लिखेंगे कि मैम जो मेटल ये होती है नॉन मेटल्स या ये जो धातु हैं इनको तो आप कल पढ़ के आ चुके हो। आज हम एग्जाम्पल लिखेंगे उपधातुओं के कि मैम उपधातु कौन कौन सी होती हैं या उपधातुओं के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करती हैं जो नॉन मेटल होती, ये मेटलॉइड्स होते हैं। तो भाई चलिए, आपके सामने कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको समझाऊंगी और आप लोगों को इन चीज़ों को समझना है। तो मेन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटलॉइड्स, उपधातु जो होते हैं बच्चा, इनकी कौन कौन सी उपधातुओं की भौतिक विशेषताएं। तो कौन कौन सी भौतिक विशेषताएं हैं उपधातुओं की, उपधातुओं में कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो अधातु और धातु दोनों से मिलती हैं। तो भाई सबसे पहले तो जनरली सॉलिड होते हैं, सामान्यतः क्या होते हैं भाई, उपधातु सॉलिड होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी किसके जैसी हो गई, आप बताएंगे धातु की तरह। सामान्यतः ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। भाई धातुएं भी ठोस होती थी और उपधातुएं भी, ये आपकी जो उपधातु है मेटलॉइड ये भी ठोस हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो गई। दूसरा, कैन हैव हाई और लो लस्टर, यानी इनके पास भी चमक होती है। अब चमक ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो मैंने कहा था कि जो चमक की हम लोग बात करते हैं तो ये प्रॉपर्टी भी किसकी है, ये प्रॉपर्टी भी धातु की है। तो इनके अंदर चमक होती है बेटा। जब मम्मी नए नए बर्तन लाती हैं किचन में, जब नई नई थाली नई नई प्लेट लाती हैं तो वो इतनी चमकदार होती है कि उनमें अपना मुंह भी देख लो आप लोग, शीशे की तरह चमकती हैं। सोने चांदी के आभूषण आपने देखे हैं कितने चमकते हैं। तो धातुओं में चमक होती है, तो कुछ चमक आपको उपधातुओं में भी मिलती है।
आगे बात करी, कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन नॉन मेटल्स बट नॉट एज वेल एज मेटल। तो ये ना विद्युत के क्या होते हैं प्यारे साथियों, जो उपधातुएं होती हैं ये विद्युत की क्या होती हैं, अर्धचालक होती हैं। यानी कि ना इनमें करंट आ भी सकता है और करंट नहीं भी आ सकता। तो ये विद्युत की अर्धचालक होती हैं, ये भी आपको याद रखना है, विद्युत की अर्धचालक। अच्छा, जो धातुएं थी वो विद्युत की चालक होती थी, गुड कंडक्टर होती थी। अधातुएं जो थी वो विद्युत की बैड कंडक्टर होती थी, कुचालक होती थी। लेकिन उपधातुओं की बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी की अर्धचालक होती हैं। यानी इनके अंदर जब टेम्परेचर इनको बढ़ा दोगे, इनको हाई टेम्परेचर पर रख दोगे तो इनमें करंट आ जाएगा, बिजली आ जाएगी। और जब इनको हाई टेम्परेचर से हटा दोगे तो इनमें फिर बिजली नहीं आएगी। तो ये अर्धचालक होते हैं, ये विद्युत के क्या होते हैं, अर्धचालक। तो दोनों की प्रॉपर्टी आ गई ना, करंट भी आता है और नहीं भी आता। तो धातु और अधातु दोनों की कैटेगरी आ गई। तो ये होते हैं सेमी कंडक्टर। ये हैं प्यारे बच्चे सेमी कंडक्टर। समझ में आ गई बात? तो ये सेमी कंडक्टर होते हैं अर्धचालक। ठीक है, नो अट्रैक्शन टू अ मैग्नेट, भाई चुंबक को नहीं चिपकते हैं। आपको धातुएं जो हैं वो चुंबक को चिपकती हैं। लोहा एक धातु है, लोहे को चुंबक पर चिपका दो चिपक जाएगा, लेकिन अधातुएं चुंबक पर नहीं चिपकेंगी, तो ये भी नहीं चिपकते। मेक्स अ गुड सेमी कंडक्टर, वही वाली बात मैंने बताई, सेमी कंडक्टर होते हैं यानी कि ये विद्युत के अर्धचालक होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? बताओ जल्दी से। ठीक है बेटा, तो किसी के तानों से डरो मत, मेरी जॉब कब होगी, सब लोग मुझे ताना मारते हैं। अभी उन तानों को आप एक डोज की तरह लो, उन तानों को सुनते रहो और अपने अंदर इतनी ऊर्जा इतनी शक्ति प्रवाहित करो कि तुम पढ़ो और लास्ट में सिलेक्शन निकाल दो। तो वो ताने अपने आप चुप हो जाएंगे। तुम्हारी चुप्पी ही, तुम्हारा सिलेक्शन ही उन तानों को क्या कर सकता है बच्चा, जवाब दे सकता है। तो आपको तानों का उल्टा जवाब नहीं देना, आपको अपने अंदर उन तानों को समाना है, अपने अंदर उन तानों को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है और एक ऊर्जा के साथ अपना पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना है और फिर सिलेक्शन लेना है। बस वो सिलेक्शन ही उन तानों के मुंह पर एक तमाचा होगा बेटा। ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर भाई? चलो, तो ये हो गया है आपका मेटेलॉइड के बारे में। अब मेटेलॉइड के एग्जाम्पल, तो ये मेटेलॉइड के एग्जाम्पल होते हैं प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा है ना, ये रहे मेटेलॉइड्स। तो ये जो बीच में आपको दिख रहे हैं ये सारी की सारी आपकी उपधातु है, ये सारी की सारी उपधातु है। बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, पोलोनियम हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं आप बताओगे? उपधातु के। उपधातु यही बेटा, कभी आप समझोगे अधातु लिखा हुआ है, ये उपधातु के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो सिलिकॉन होता है बेटा, सिलिकॉन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सोलर पैनलों में करते हैं। सोलर पैनल जो होते हैं, सोलर पैनल आपके घरों में छतों पर जो सोलर पैनल लगे हुए होते हैं, जो धूप से चार्ज होते हैं और घर में बिजली आती है, सोलर पैनल में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो सोलर पैनल के अंदर इस्तेमाल करते हैं सिलिकॉन का। ठीक है, ये भी आपको पूछा जाता है। चलिए, तो आगे बात करी हम लोगों ने, अब हम आगे बात करें तो आर्सेनिक होता है बेटा। आर्सेनिक जो होता है इसका इस्तेमाल हम कैंसर के उपचार में भी करते हैं, कैंसर के उपचार में, ये भी पूछ सकता है। बाकी आप लोग मेटल और नॉन मेटल को पढ़ ही चुके थे कल। अब चल रहे हैं हम हमारे नए टॉपिक की तरफ, पीरियोडिक टेबल की तरफ। मुझे बताएं अभी तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या है? मैम ये लिखना है, हाँ बेटा लिख लो, तुम्हारी मर्जी है, पॉइंट है तो बिल्कुल लिख लीजिएगा। हिंदी में लिखवाएं भाई एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल लिख लो भाई, बोरोन हिंदी में, बोरोन हो गया बेटा, बोरोन हो गया है, सिलिकॉन हो गया है, सिलिकॉन हो गया है, उसके बाद है आर्सेनिक, आर्सेनिक हो गया है, उसके बाद है आप लोग बताओगे एंटीमनी, एंटीमनी, इसके बाद हो गया है पोलोनियम। ठीक है, पोलेनियम। तो ये हो जाते हैं आप लोगों के उपधातुओं के एग्जाम्पल, हिंदी में भी मैंने आपको लिख दिए हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलें अब आगे, अगले ही महीने आएगा बेटा 2.0 बैच। अब चल रहे हैं आपकी पीरियोडिक टेबल की तरफ। तो अब आ जाओ बेटा केमिस्ट्री के अंदर,
एक और नया टॉपिक पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लोग कहते हैं आपकी केमिस्ट्री की दिल और आपकी केमिस्ट्री की जान, ठीक है, जिसको कहते हैं हम आवर्त सारणी। आवर्त सारणी पढ़ेंगे अब हम। आवर्त सारणी जो होती है, जिसको कहा जाता है हार्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसी को कहते हैं केमिस्ट्री का दिल। हार्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी आपकी केमिस्ट्री का दिल है ये आवर्त सारणी, ठीक है। रसायन का दिल है ये, रसायन विज्ञान का दिल कौन होता है? केमिस्ट्री होता है, ठीक है। तो रसायन विज्ञान के दिल के बारे में अब हम करने वाले हैं बात। तो भाई जब भी तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया, ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं, वीडियो तो बिल्कुल सही चल रही है बेटा, जिन्होंने जो तत्व थे उनको अलग 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 बांट कर रखा। और बहुत से साइंटिस्ट ऐसे भी रहे जो फेल हो गए मतलब जो अच्छे से तत्वों को अरेंज ही नहीं कर पाए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि तत्वों को कैसे अरेंज करा गया। तो प्यारे बच्चों, पीरियोडिक टेबल जो है, आवर्त सारणी जो है, रसायन विज्ञान में एक ऐसी सारणी है जहां पर 118 तत्वों को एक सारणी बनाकर उनके गुण धर्मों के आधार पर रखा गया है। इसी को कहते हैं आवर्त सारणी। भाई आपको पता है बहुत सारे जो एलिमेंट है वो लगातार खोजे जा रहे हैं, बहुत सारे तत्वों की लगातार खोज हो रही है। अब उन तत्वों को हम कैसे रखें, कहाँ रखें, किसको कौन से नंबर पे रखें, किसको किसके पीछे रखें, किसको किसके आगे रखें, ये बड़ी समस्या थी। तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए बनाई गई आवर्त सारणी। अब आवर्त सारणी को बनाने के लिए लगभग 4 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने विचार दिए। तो चलिए आइए बात करते हैं आवर्त सारणी के बारे में, ठीक है। तो लिखेंगे ऐसी सारणी। ऐसी सारणी क्या है? आवर्त सारणी ऐसी सारणी जहां तत्वों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर, भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर, जहां तत्वों को उनके भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर रखा गया है, ठीक है, आधार पर रखा गया है। तो भाई एक ऐसी सारणी जहां पर तत्वों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर रखा गया है, उसी को कहते हैं आवर्त सारणी या फिर पीरियोडिक टेबल। समझ में आ गई बात? तो लिखोगे अ टेबल in which elements are arranged of their physical and chemical properties, arrange according to their, ठीक है, ऐसे लिख लेना, arranged according to their physical and chemical property, physical and chemical property, ठीक है। तो जहां तत्वों को उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली रखा गया है, उसी को कहते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ जल्दी से किसी भी बच्चे को। कोई दिक्कत? टाइफाइड हो गया है तो बेटा रेस्ट करो, रोटी खाना बंद करो, लिक्विड लो। अब आ जाओ, आगे बात कर रहे हैं। अब हम चल रहे हैं कि मैम पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले किन किन साइंटिस्टों ने दिया। तो वैज्ञानिकों की बात करेंगे अब हम लोग। कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया? कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया? तो कुल मिलाकर 4 वैज्ञानिक थे जिनके बारे में आपको पढ़ना है। पहले नंबर पर आए थे प्यारे बच्चे डॉबरनियर, ठीक है। तो डॉबरनियर नाम के साइंटिस्ट आए पहले नंबर पर, डॉबरनियर। तो डॉबरनियर साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या कहा पीरियोडिक टेबल के बारे में। फिर इनके बाद आए ऑक्टेव, इनके बाद आए न्यूलैंड, ठीक है, इनके बाद आए प्यारे साथी न्यूलैंड। इनके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूलैंड,
अब न्यूलैंड के बाद आए अपने मैंडलीव, ठीक है, तो तीसरे नंबर पर आए थे मैंडलीव। तो मैंडलीव जो थे ये आए तीसरे नंबर पर, मैंडलीव। तो मैंडलीव भी आए तीसरे नंबर पर। और फोर्थ नंबर पर जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे वो थे हेनरी मोजले। तो ये 4 साइंटिस्ट हैं मोजले, ये 4 साइंटिस्ट हैं जिनका नाम पीरियोडिक टेबल से संबंधित लिया जाता है, हेनरी मोजले, ठीक है, हेनरी मोजले। तो ये 4 साइंटिस्ट हैं जिनको हम पीरियोडिक टेबल के आधार पर पढ़ते हैं या जो पीरियोडिक टेबल से संबंधित हैं। आपको पेपर में आता है कि इनमें से कौन सा वैज्ञानिक पीरियोडिक टेबल से संबंधित नहीं है, तो ये 4 हैं जो पीरियोडिक टेबल से संबंधित है, और कोई दे तो वो नहीं होगा, ठीक है। पहली बार लाइव क्लास ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई विपिन, समझते चलो चीज़ों को। एक एक करके पढ़ते हैं कि मैम डॉबेरनियर ने कैसी पीरियोडिक टेबल बनाई, न्यूलैंड ने कैसी पीरियोडिक टेबल बनाई, मैंडलीव ने कैसी पीरियोडिक टेबल बनाई, और हेनरी मोजले ने कैसी पीरियोडिक टेबल बनाई। तो पीरियोडिक टेबल को लेकर सबसे पहले जो डॉबेरनियर थे इन्होंने दिया था त्रिक नियम। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोगों को पूछेगा डॉबेरनियर के बारे में बात करते हैं पहले। डॉबेरनियर डॉबेरनियर जी जो थे इन्होंने क्या किया बेटा, तो डॉबेरनियर जो थे इन्होंने दी सबसे पहले, इन्होंने पीरियोडिक टेबल जो बनाई तो पीरियोडिक टेबल से संबंधित दिया था त्रिक नियम। इन्होंने क्या दिया था प्यारे बच्चे, त्रिक नियम। 1 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में आता है कि आवर्त सारणी से संबंधित त्रिक नियम को किसने दिया था, आप बताएंगे डॉबेरनियर ने त्रिक नियम दिया था प्यारे बच्चे। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्त सारणी से संबंधित त्रिक नियम को किसने दिया, आप बताओगे डॉबेरनियर ने, यानी इन्होंने दिए थे ट्रायड्स, इन्होंने दिया था ट्रायड्स प्यारे बच्चे, त्रिक नियम दिया था। अब पूछ ले कब दिया था, तो बताना 1817 में। तो डॉबेरनियर ने 1817 में आवर्त सारणी से संबंधित एक त्रिक नियम दिया था। मैम क्या था ये नियम, अब जल्दी से बताओ। तो बेटा इस नियम में इन्होंने कहा था कि जब भी हम तत्वों को अरेंज करके रखेंगे, जब भी हम तत्वों को अरेंज करके रखेंगे तो पहले और तीसरे तत्व के, जो पहला और तीसरा तत्व होगा उसके द्रव्यमानों का योग बीच वाले तत्व के बराबर होगा, ये बात इन्होंने बताई थी। यानी हम 3-3 के सेट में रखेंगे एलिमेंट्स को। इन्होंने कहा था कि तत्वों को जब हम अरेंज करेंगे ना तो 3-3 के सेट पर करेंगे। जैसे भाई तुम जब क्लास में पढ़ते थे तो क्लास में जब बच्चे बैठते थे तो 3 रो लगी रहती थी क्लास में, ऐसे एक खिड़की के साइड में, फिर एक इधर खिड़की के साइड में, और एक बीच वाली सीट होती थी। तो ऐसे ऐसे बच्चे बैठते थे, है ना। अब एक सीट पर 3 बच्चे बैठते थे, भाई 3 एक सीट पे बच्चे बैठ गए, 3 एक सीट पे बैठ गए, वैसे। तो इन्होंने कहा कि तत्वों को 3-3 के सेट में रखेंगे, और ऐसे कितने सेट इन्होंने बनाए, 5 सेट बनाए। तो इनके त्रिक नियम में टोटल कितने सेट थे, 5 सेट थे, और पांचों सेटों में कितने कितने एलिमेंट को रखा था, 3-3। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो आपको पेपर में आएगा कि डॉबेरनियर जी ने जब अपने त्रिक बनाए थे तो कुल तत्वों को, कितने तत्वों को लेकर 15 त्रिक बनाए थे। तो इन्होंने 15 तत्व लिए थे बेटा, 15 तत्वों को रखा था अपने त्रिक के अंदर। कितने तत्वों को रखा था इन्होंने, 15 एलिमेंट्स को। तो 15 एलिमेंट्स थे इनके त्रिक के अंदर। तो डॉबेरनियर ने जब अपने त्रिक बनाए तो टोटल कितने तत्वों को रखा, 15 को। कैसे कैसे रखा, तो इनके टोटल त्रिक की संख्या कितनी थी ये पूछ लेता है। त्रिक की संख्या, कुल त्रिक कितने थे ये पूछ लेगा। इन्होंने कुल त्रिक कितने बनाए, टोटल त्रिक, कुल त्रिक की संख्या कितनी थी, कितने त्रिक थे जो इन्होंने तैयार करे, तो अभी मैंने बताया 5 थे। 5 त्रिक इन्होंने बनाए, और एक त्रिक में 3 एलिमेंट रखे थे। तो मान लो एक त्रिक ये हो गया, फिर दूसरा त्रिक ये हो गया, फिर तीसरा त्रिक ये हो गया, फिर चौथा ये हो गया, फिर 5वां ये हो गया। तो ऐसे कर 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 तो टोटल 15 एलिमेंट लिए, और टोटल त्रिक की संख्या थी 5। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायड कितने थे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायड कितने थे, तो आप लोग बताओगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायड्स थे इनके पास 5।
अब एक ट्रायड में कितने एलिमेंट इन्होंने लिए थे ये आपसे पूछ ले कि डॉबरनियर ने जब अपने ट्रायड बनाए थे, त्रिक बनाए थे, तो एक त्रिक में कितने तत्वों को रखा था? भाई एक त्रिक में रखा था 3 तत्वों को। तो 5 तिया बराबर 15, जब ही तो हुए थे 15 एलिमेंट। तो एक त्रिक में इन्होंने 3 एलिमेंट को रखा था, 3 तत्वों को रखा था। कितने तत्वों को रखा था आप बताएंगे? 3 तत्वों को। 3 एलिमेंट थे एक त्रिक के अंदर। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ये बताओ। जल्दी से बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है ना? ठीक नहीं है, लाइन सी आ रही है क्लास में। अच्छा, लाइन आ रही है तो पकड़ लो, लाइन मार रही है तुम्हें क्लास, पकड़ लो। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए आइए बेटा, कई बार आप लोगों को ये ईयर, आपका ये जो 1817 ईयर है ना, ये आपको ये पूछा जाता है कि त्रिक जब बनाने शुरू करे थे, इसका त्रिक का ईयर है ये स्टार्टिंग ईयर जो है। तो इसी सन में इन्होंने क्या करा था? स्टार्ट कर दिया था त्रिक को बनाना। त्रिक बनाने की प्रक्रिया इसी सन में क्या हो गई थी? स्टार्ट हो गई थी, शुरू हो गई थी। ठीक है, तो इसीलिए आपको पूछा जाता है ये 1817। आ जाओ आगे बात करते हैं। अब आगे बात करी हमने कि मैम जब इन्होंने 5 त्रिक बनाए थे, तो क्या पांचों के पांचों त्रिक सक्सेसफुल थे? इनके पांचों के पांचों त्रिक सही थे? तो नहीं बेटा, आप बताओगे 5 त्रिक में से केवल 3 त्रिक जो थे वो सक्सेसफुल थे। शुरू के 3 ऐसे लिखना, स्टार्टिंग के 3 जो थे, स्टार्टिंग के जो 3 त्रिक थे वो सफल थे बेटा। क्या थे? वो सफल थे। बाकी के जो दो थे वो फेल हो गए, बाकी के जो त्रिक थे वो फेल हो गए। तो स्टार्टिंग के 3 जो थे वो सक्सेसफुल थे, लेकिन चौथा और 5वां त्रिक फेल हो गया था डॉबरनियर का। तो मैम इनके त्रिक थे क्या? क्या थे इनके त्रिक? तो उसको भी आप एक बार हमें बताएंगे। तो चलिए मैं आपको एक बार बताती हूँ कि डॉबरनियर के जो ट्रायड्स थे उसमें कौन कौन से त्रिक थे जो इसको डॉबरनियर ने लिया था, या जिसको लेकर अपनी पीरियोडिक टेबल को इन्होंने बनाया था डॉबरनियर ने। तो एक सेकंड मुझे देंगे आप लोग। तो डॉबरनियर जी ने जब अपने त्रिक बनाए थे, जब अपने ट्रायड्स बनाए थे, तो इन्होंने 3-3 के सेट में एलिमेंट्स को रखा था। और ये 3-3 के सेट में जो एलिमेंट्स थे, इनमें पहला, दूसरा, तीसरा ये आपको पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चौथा और 5वां फेल हो गए थे। तो केवल पहला, दूसरा और तीसरा ट्रायड जो थे वो सक्सेसफुल थे। तो आपको नजर आ रहा है क्या? जल्दी से बताओ। ये था पहला ट्रायड बेटा, ये पहला ट्रायड था, ये दूसरा ट्रायड था, ये तीसरा ट्रायड था। तो जल्दी से बताओ, आप लोगों को समझ में आ रहा है, दिख रहा है, या मैं लिखवाऊं? जल्दी से बताओ एक बार। अगर आपको पूछे कि जो प्रथम ट्रायड था, पहला ट्रायड था, इसमें कौन कौन से तत्वों को लिया था, तो बताएंगे लिथियम, प्यारे साथी सोडियम, और प्यारे साथी पोटेशियम। इन 3, ये पहले ट्रायड में ये 3 तत्व थे। इन 3 तत्वों को लेकर बनाया था डॉबरनियर ने अपना पहला ट्रायड। पेपर में क्वेश्चन आता है कि डॉबरनियर के त्रिक में सबसे पहला त्रिक कौन से तत्वों को लेकर बनाया गया, तो बताओगे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को लेकर बनाया पहला ट्रायड, जिसमें उन्होंने कहा कि लिथियम के अंदर जो इसका एटॉमिक मास होगा और जो पोटेशियम का एटॉमिक मास होगा वो सोडियम के एटॉमिक मास के औसत के बराबर होगा। ये बात इन्होंने बताई। यानी कि इन्होंने क्या करा प्यारे बच्चे, इन्होंने फॉर्मूला दिया B = A+C/2। ये फॉर्मूला दिया इन्होंने। इन्होंने कहा, मान लो, देखो ऐसा समझो इसको, ये लिथियम है, इसको A मान लो, सोडियम को B मान लो और पोटेशियम को C मान लो। तो इन्होंने कहा कि जो बीच वाला एलिमेंट होता है, इसके द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान होगा वो पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा। तो औसत निकालने का फॉर्मूला कैसे निकालोगे? B = A+C/2। यानी B है यहाँ पर सोडियम, तो सोडियम बराबर हो जाएगा A है यहाँ पर लिथियम प्लस C है यहाँ पर पोटेशियम/2। अब सोडियम का जो परमाणु एटॉमिक मास होता है वो होता है 23।
ठीक है, तो 23 बराबर हो जाएगा, लिथियम का कितना होता है, लिखा हुआ है 7, और यहाँ पर पोटेशियम का कितना होता है 39/2। तो जब आप इसको सोल्व करने बैठोगे तो ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं 23 ही मिलेगा। ऑप्शन आपको या आंसर आपको क्या मिलेगा, 23 ही मिलेगा बेटा। समझ में आ गई बात, समझ में आ रहा है। मैम नहीं दिख रहा, तो बेटा नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, मैंने आपको लिख दिया है, आपको अब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे ना आपको ट्रायड की जो संख्या एलिमेंट्स पूछे जाते हैं वो पहला और दूसरा ही पूछा जाता है बेसिकली, क्योंकि पहला और दूसरा ही एकदम सटीक बैठते हैं, तीसरा थोड़ा थोड़ा सही था लेकिन चौथा और पांचवा तो बिल्कुल ही खराब थे, बिल्कुल ही अनसक्सेसफुल थे। तो आपको पूछेगा कि डॉबरनियर ने जब अपना ट्रायड बनाया, पहला ट्रायड बनाया, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट को लिया, आप बताओगे। पहला एलिमेंट था लिथियम, दूसरा एलिमेंट था सोडियम, और तीसरा एलिमेंट था पोटेशियम। तो इन्होंने कहा कि लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान होगा और पोटेशियम का जो परमाणु द्रव्यमान होगा उसका जब औसत निकालोगे तो सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर बैठेगा। जैसे मैंने आपको अभी अभी फॉर्मूला बताया है कि भाई B इज इक्वल, आप लोग बताएंगे B इज इक्वल टू हो जाएगा A+C/2, ये फॉर्मूला है। तो B अगर सोडियम है, यानी बीच का एलिमेंट अगर सोडियम है, तो बराबर आपका लिथियम हो जाएगा प्लस पोटेशियम हो जाएगा, बाय 2 हो जाएगा। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, आप बताओगे 23 होता है। तो 23 बराबर लिथियम का होता है 7 प्लस पोटेशियम का होता है 39 प्लस 2। जब इसको सोल्व आउट करने बैठोगे तो आंसर यहाँ पर 23 ही आएगा निकल कर। तो भाई 23 क्या था, सोडियम का, और सोडियम था बीच में। अगर आप लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इस ट्रायड को देखोगे तो लिथियम का 7 था, सोडियम का 23 था, पोटेशियम का 39 था। तो इसका और इसका जो औसत निकल कर आएगा वो बीच वाले के बराबर होगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर सोल्व आउट करने के बाद 23 ही आएगा। तो यहाँ पर ये कहना था इनका, ठीक है। लेकिन आगे आगे आते आते ये क्या हो गया बेटा, फेल हो गया। ये आगे आगे आते आते क्या हो गया बेटा, फेल हो गया। एक बच्चा बोल रहा है निशिकांत कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा बेसिक से पढ़ाएं। बेटा बेसिक ही है ये, इससे ज्यादा बेसिक हो ही नहीं सकता। मैंने तो आपको एकदम शॉर्ट और बेसिक तरीके से बताई हैं चीजें। हमने बात करी है पीरियोडिक टेबल की, और पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे डॉबरनियर। डॉबरनियर ने पीरियोडिक टेबल जब बनाई तो इन्होंने पीरियोडिक टेबल को त्रिक नियम के आधार पर बनाया। त्रिक नियम में कितने एलिमेंट रखे थे, 15। 15 एलिमेंट को कैसे कैसे सेट करा, 15 एलिमेंट को 5 त्रिक बनाए थे, 5 त्रिक बनाए और 3-3 के सेट में रख दिया। तो 3 3 3 3। बेटा इससे बेसिक क्या समझाऊं मैं आपको, ये तो गिनती है, 10वीं 12वीं का या 8वीं 9वीं का बच्चा भी गिन लेगा। जब आप 3 को 5 बार रखोगे, 3 1 हो गया, फिर 1 3 हो गया, फिर 1 3 हो गया, फिर 1 3 हो गया, तो 3 पंजे 15, टोटल एलिमेंट 15 है। तो 15 एलिमेंट को टोटल 5 त्रिक बनाए थे, उसमें अरेंज करा 3-3 कर कर। तो सबसे पहला, दूसरा और तीसरा जो त्रिक था वो तो सक्सेसफुल थे, चौथा और पांचवा जो था वो फेल हो गए। मैम पहला त्रिक क्या था, सबसे पहला त्रिक कौन कौन से 3 एलिमेंट थे उसमें, तो बताओगे लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था। तो इन्होंने जब त्रिक को बनाया था तो किस बेस पर बनाया, इन्होंने जो तत्वों को रखा था 3-3 करके, वो इस आधार पर रखा था कि पहले और तीसरे तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान है उनका जो औसत है वो दूसरे के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आए। तो यही मैंने आपको बताया है कि इन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया था कि भाई फॉर्मूला क्या था, आप लोगों को देखो यहाँ पर भी आप लोग अगर देखेंगे तो वो लगभग जो मैंने फॉर्मूला बताया है इस तरीके से, B बराबर A+ ये रहा, A+C/2। तो इसके आधार पर जब आप इनके परमाणु द्रव्यमानों को रखोगे तो औसत जो निकल कर आएगा वो 23 के आसपास आएगा। तो कहीं ना कहीं 23 किसका है, सोडियम का। तो इसका और इसका औसत आएगा बीच वाले के बराबर। ये था डॉबरनियर का ट्रायड नियम। समझ में आ गई, पहला त्रिक। अच्छा दूसरे त्रिक के लिए आपको पूछे कि डॉबरनियर के दूसरे त्रिक में कौन कौन से एलिमेंट थे, तो बेटा ये था हैलोजन के लिए। जो दूसरा त्रिक था ये हैलोजन के लिए था। हैलोजन क्या होते हैं बच्चा, जो ग्रुप 17 में आते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं हैलोजन। अभी आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे हैलोजन के बारे में, ठीक है। तो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट थे उनको कहते हैं हैलोजन। और दूसरा ट्रायड हैलोजन के लिए था जिसमें उसने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को लिया था।
क्लोरीन का एटॉमिक मास देखें तो कितना होता है, 35 होता है, 35.5 आपने पढ़ा भी था। ब्रोमीन का देखें तो 80 होगा, और आयोडीन का देखोगे तो 121 होगा, और ये 127 होगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को यहाँ पे पता करना है कि भाई जब भी क्लोरीन और आयोडीन का औसत निकालोगे तो वो बीच वाले के बराबर निकल कर आएगा। ये था तीसरा ट्रायड, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम के लिए था। तीसरा ट्रायड किसके लिए था, आप लोग बताओगे, कैल्शियम के लिए था पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट था स्ट्रोंशियम, और तीसरा एलिमेंट क्या था बच्चा, तीसरा एलिमेंट था बैरियम। इन तीनों के लिए था। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये तीन ही आपको याद करने हैं, ये तीन नियम ही याद करने हैं। अब इसमें ये नहीं पूछता, ये कैलकुलेशन नहीं आएगी पेपर में, सिर्फ आपको याद रखना है कि कौन कौन से एलिमेंट लिए थे। ये चीज याद करनी है बस कि पहले ट्रायड में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम था, दूसरे ट्रायड में क्लोरीन था, ब्रोमीन था, आयोडीन था, और तीसरे ट्रायड के अंदर कैल्शियम था, स्ट्रोंशियम था, बैरियम था। ऐसे याद करने हैं आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए आइए, तो इनका ये जो ट्रायड था प्यारे बच्चे, ये फेल हो गया था। लेकिन आपको पेपर में एक और क्वेश्चन आता है कि जब डॉबरनियर ने अपना ट्रायड बनाया था, तो डॉबरनियर का जो ट्रायड था इसका आधार क्या था। डॉबरनियर ने जब अपना ट्रायड बनाया तो किस आधार पर बनाया था, तो आधार आपको पूछेगा, आप लोग बताएंगे परमाणु द्रव्यमान। बेस क्या था, तो आप लोग बताएंगे परमाणु द्रव्यमान, यानी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा था तत्वों को। और मैंने आपको पढ़ाया है द्रव्यमान क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया है ना, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार भी कहते हैं जिसको, परमाणु क्रमांक, सब आपको पढ़ा कर आ रही हूँ पीछे से। तो किसी भी तत्व, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान। तो इसी आधार पर इन्होंने अपना ट्रायड बनाया था, एटॉमिक नंबर के आधार पर, एटॉमिक मास के आधार पर। ठीक है, एटॉमिक मास। तो ये जो आपको पूछा जाता है पेपर में कि डॉबरनियर की जो वो थी पीरियोडिक टेबल, या जो डॉबरनियर के त्रिक थे उसका आधार क्या था, आप बताओगे परमाणु द्रव्यमान। आ जाओ बेटा, अब ये हो गए फेल, इनका पांचवा और चौथा ट्रायड फेल हो गया, यानी पूरी पीरियोडिक टेबल को नहीं बना पाए। फिर दूसरे नंबर पर आए न्यूलैंड अलेक्जेंडर, फिर आए भाई न्यूलैंड अलेक्जेंडर, न्यूलैंड अलेक्जेंडर। अब दूसरे साइंटिस्ट हैं न्यूलैंड, न्यूलैंड अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर, तो न्यूलैंड अलेक्जेंडर आए भाई अब दूसरे नंबर पर। इन्होंने क्या करा, इन्होंने 1865 में दिया था एक नियम जिसका नाम था ऑक्टेव लॉ। ये आता है पेपर में, ऑक्टेव लॉ यानी कि अष्टक नियम। तो आपको पेपर में आएगा कि अष्टक नियम को किसने दिया था, आवर्त सारणी से संबंधित अष्टक नियम किसने दिया, तो इन्होंने दिया अष्टक नियम। समझ में आ गई बात। अब मैडम अष्टक नियम क्या था, ऑक्टेव लॉ क्या था, तो देखो इन्होंने कहा न्यूलैंड ने कि जब भी हम तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखेंगे, यानी यहाँ पर भी जो पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की गई उसका आधार क्या था, तो यहाँ पर भी पीरियोडिक टेबल को बनाने का आधार सेम डॉबरनियर की तरह परमाणु द्रव्यमान ही माना। क्या माना बच्चे, परमाणु द्रव्यमान ही माना। तो इनका भी परमाणु द्रव्यमान ही था आधार। इन्होंने भी जो अपने पीरियोडिक टेबल में तत्वों को रखा वो एटॉमिक मास के आधार पर ही रखा। ठीक है, और इन्होंने जब पीरियोडिक टेबल को बनाया तो किस नियम के आधार पर बनाया था, ऑक्टेव लॉ के आधार पर, यानी इन्होंने दिया था ऑक्टेव लॉ, अष्टक नियम। अच्छा, जब इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी न्यूलैंड जी ने, तो कुल तत्व कितने थे, जैसे डॉबरनियर ने तो कुल तत्व 15 लिए, इनके टाइम पर और कुछ तत्वों की खोज हो गई, भैया तत्व बढ़ गए, तो कुल तत्व इनके टाइम पर कितने थे, तो कुल तत्वों की संख्या आपको पूछेगा कि डॉबरनियर ने जब अपना आवर्त नियम, ये अष्टक नियम दिया, तो कुल तत्वों की संख्या कितनी थी। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे इस टाइम पर 56 बेटा, ये बहुत क्वेश्चन आता है पेपर में। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे डॉबरनियर की न्यूलैंड के अष्टक नियम के दौरान, तो आप लोग बताकर चलोगे 56 थे बेटा, अब तक 56। मूवी देखी है, अब तक 56।
तो 56 एलिमेंट की खोज हो चुकी थी न्यूलैंड ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई या अपना ऑक्टेव लॉ दिया था, जब अष्टक नियम दिया। और अष्टक नियम में जो सबसे पहला एलिमेंट था उनका क्या था ये भी पूछ लेता है। तो जब इन्होंने अपना अष्टक नियम दिया तो सबसे पहला जो तत्व रखा वो रखा हाइड्रोजन, वो रखा हाइड्रोजन को। तो सबसे पहला तत्व रखा था हाइड्रोजन। तो ये भी आता है कि डॉबेर ये न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ जब आया तो उसमें 56 तत्व थे, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट कौन सा था। तो सबसे पहला एलिमेंट था, आप लोग बताएंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आ गई बात। सबसे पहला एलिमेंट क्या था आप बताएंगे, हाइड्रोजन। क्लियर बेटा? अब आ जाओ, आगे बात करेंगे हम लोग। अब आगे बात करी कि मैम इन्होंने अष्टक नियम जो दिया था ये क्या था। तो बेटा ये अष्टक नियम बना था भारतीय संगीत पर। जैसे गाना गाते हो ना, मेरा तो गला ही वैसे खराब है, सारे गामा पाधा नीसा, आप गाना गाते हो ना, सारे गामा पाधा नीसा, तो भारतीय स्वर के आधार पर बनाया गया था ये नियम, ऑक्टेव लॉ। तो पूछा जाता है रसायन विज्ञान में भारतीय सुरों के आधार पर कौन सा नियम है, तो ऑक्टेव लॉ, अष्टक नियम। इस नियम में इन्होंने क्या बताया भाई, तो आपको पूछेगा कि जो ऑक्टेव लॉ था, ऑक्टेव लॉ जो था, अष्टक नियम जो था, अष्टक नियम, इसमें इन्होंने क्या बताया। अष्टक नियम में इन्होंने बताया था कि जब भी हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखेंगे, जब भी एलिमेंट्स को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखेंगे, तो जो पहला एलिमेंट होगा ना उसके गुणधर्म 8वें एलिमेंट के गुणधर्म के समान होंगे। तो भाई पहला एलिमेंट 8वें से अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करेगा, यही है अष्टक नियम। तो अष्टक नियम क्या था कि लिखेंगे जब भी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान ही आधार था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखेंगे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखेंगे, आधार पर रखेंगे। तो भाई होगा क्या, रखेंगे तो पहले तत्व के गुणधर्म, पहले तत्व के गुणधर्म किसके बराबर होंगे, 8वें के बराबर होंगे, 8वें तत्व के समान होंगे, 8वें तत्व के समान होंगे। ये बताया था इन्होंने अष्टक नियम। कितना इजी है, कितना इजी कि जब भी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा जाएगा तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें के बराबर होंगे, 8वें के समान होंगे। तो लिखेंगे when elements are arranged on increasing atomic mass, properties of first element, properties of first element are equal to 8th एलिमेंट। तो पहले तत्व के जो गुणधर्म है वो 8वें के समान होंगे, ये बात बताई थी इन्होंने अपने ऑक्टेव लॉ में। और ये ऑक्टेव लॉ किस पर आधारित था, ये भारतीय संगीत पर आधारित था, भारतीय संगीत पर आधारित था बेटा, भारतीय संगीत के आधार पर इन्होंने इसको बनाया, भारतीय संगीत के आधार पर, सारे गामा पाधा नी सा। तो भाई भारतीय संगीत के आधार पर था, ये इंडियन सॉन्ग के आधार पर था ये ऑक्टेव लॉ। अच्छा जैसे आप लिखते हो ना, जैसे सा रे गा मा पा धा, ठीक है, कितने हो गए, ये 7 सुर हो गए। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सा रे गा मा पा धा नी, कितने हो गए, 7 हो गए, है ना, सारे गामा पाधा नी। अब देखो जो 8वां आएगा ना वो वही आएगा जो पहला सुर था। गाना गाना जरा,
सा रे गा मा पा धा नी सा। तो भाई आठवां सुर जो आया वो वही आया जो पहले था। तो पहले के गुणधर्म सातवें के समान, आठवें के समान होंगे। यानी जो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वही आठवें की भी होंगी, सेम वही प्रॉपर्टी। यानी तत्व जो है वो हर सातवें तत्व के अंतराल में अपने आप की अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करेंगे। ये था प्यारे बच्चे। क्या बेटा, सुर तो 7 होते हैं। हाँ बेटा, सुर 7 है, लेकिन यहाँ पर इसको अष्टक लो इसलिए बोला कि पहले जो पहला सुर है वो उसी के आधार पर होता है 8वां सुर। तो सा रे गा मा पा धा नी, और फिर बोलते हो सा। तो जो पहला है वही 8वां है। तो जो प्रॉपर्टी पहले की है वही प्रॉपर्टी 8वें की है। तो यही बताया था इसको, और किसने बेटा, ऑक्टेव लो के अंदर। तो ये हुआ आप लोगों का, ठीक है, ऑक्टेव लो। अच्छा, ऑक्टेव लो जब बनाया था तो ये कहाँ, ये भी अनसक्सेसफुल हो गया बेटा। ये ऑक्टेव लो जो था ये भी अनसक्सेसफुल हो गया, फेल हो गया। मैम क्यों फेल हो गया ये इसलिए फेल हुआ क्योंकि अगर हम देखते हैं तो कैल्शियम तक तो सब कुछ सही चल रहा था। जैसे कि सबसे पहला एलिमेंट क्या था भाई, हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद क्या था, फुलरीन, क्लोरीन, ये कोबाल्ट या निकिल, ब्रोमीन, पैलेडियम, आयोडीन, ये सब थे, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने देखा तो इनके इस नियम के अंदर जो कैल्शियम था बेटा, वो तो वहां तक तो सब कुछ चीजें ठीक चल रही थी। कैल्शियम तक सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच हो रही थी पहले से। लेकिन कैल्शियम के बाद अगर देखा तो ये बात बिगड़नी शुरू हो गई। जैसे कि हाइड्रोजन पहला है, ठीक है, तो ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो थी वो प्लेटिनम के समान हो गई, ऐसा इन्होंने कहा, ठीक है। अब आगे देखो, लिथियम की प्रॉपर्टी किसके समान हो गई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां टाइटेनियम के समान हो गई। लेकिन जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़े तो भैया गड़बड़ होनी शुरू हो गई। यानी कि एलिमेंट्स जो थे उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज थी वो मिसमैच होने लग गई। प्रॉपर्टीज मिसमैच होने लगी तो ये नियम जो था फिर क्या हुआ प्यारे साथियों, फेल हो गया। ये नियम क्या हुआ, फिर फेल हो गया। इसको देखो आप लोग, ये वाला फोटो देखो आप लोग, ठीक है। तो इस फोटो में देखेंगे आप लोग कि न्यूलैंड ने जब अपनी क्या बनाया था, ऑक्टेव लो बनाया था, तो सबसे पहला जो एलिमेंट लिया था वो हाइड्रोजन था। फिर 7वें नंबर पर क्या था, लिथियम। देखो इस तरीके से इन्होंने लिया था, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और 8वां क्या था, फुलरीन। ये वाली टेबल सही है, वो टेबल गलत थी। इसे देखो इधर, हाइड्रोजन है पहला एलिमेंट, ठीक है, और थोरियम यह है लास्ट एलिमेंट। ये भी पूछा जाता है आप लोगों को, थोरियम क्या है, लास्ट एलिमेंट है। थोरियम लास्ट है। 56 तत्व लिए थे, 56 तत्व में सबसे पहला एलिमेंट क्या था, आप बताएंगे, हाइड्रोजन था सबसे पहला एलिमेंट, ठीक है। और सबसे अंतिम क्या था, आप बताओगे थोरियम। इनको काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49। अब यहाँ पर 49 हैं, लेकिन आगे को भी ये टेबल जब चलेगी तो आप लोगों को टोटल एलिमेंट जो थे वो 56 देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो समझो यहाँ पर चीजों को, सिर्फ भाई यहाँ बीच में से टेबल गायब है, लास्ट वाला एलिमेंट दे रखा है थोरियम। अब देखो हाइड्रोजन जो होता है इसकी प्रॉपर्टी किसके बराबर है, फुलरीन के बराबर। ये सही बात थी भाई, हाइड्रोजन भी गैस है, ये भी एक गैस है, ये भी एक अधातु है, ये भी एक अधातु है, प्रॉपर्टी सही है। लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम के समान है, सही बात है। लिथियम जो है ये एक धातु है और सोडियम भी एक धातु है। बेरिलियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के समान है, दोनों ही धातु हैं। बोरोन की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के समान है। कार्बन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन के समान है। नाइट्रोजन फास्फोरस के जैसी प्रॉपर्टी रखता है। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी सल्फर के समान है, ठीक है। फुलरीन जो है क्लोरीन के समान है, क्योंकि दोनों ही हैलोजन की कैटेगरी में आते हैं। सोडियम और पोटेशियम सही है, बहुत ज्यादा क्रियाशील धातुएं हैं, दोनों को मिट्टी के तेल में रखते हैं, कल बताया था। मैग्नीशियम और कैल्शियम भी सेम ही कैटेगरी के समझ लो। एल्यूमिनियम और क्रोमियम भी सेम प्रॉपर्टी के समझ लो। सिलिकॉन और टैंटेलियम भी सेम प्रॉपर्टी के समझ लो। फास्फोरस और मैग्नीशियम, लेकिन
यहाँ से जो दिक्कत होनी शुरू हुई थी वो आपको दिखनी शुरू हो गई। भाई मुझे बताएं, सल्फर क्या लोहे के समान है? सल्फर तो एक गैस है, सल्फर तो एक गैस है, और लोहा तो एक धातु है, सॉलिड है, एक धातु है। दोनों की प्रॉपर्टी मिल रही है क्या? तुम कहोगे नहीं मिल रही, तो गलत होने लग गया भाई। फॉस्फोरस और मैग्नीज, फॉस्फोरस की अगर बात करें तो ये एक अधातु है, फॉस्फोरस एक अधातु है, भंगूर है, लेकिन मैग्नीज एक धातु है, मैग्नीज एक धातु है। दोनों की प्रॉपर्टी मिसमैच। सिलिकॉन और कार्बन तो मिल रहे थे, लेकिन ये टाइटेनियम को अगर देखें, सिलिकॉन एक उपधातु है, अभी अभी आपने पढ़ा था, सिलिकॉन एक उपधातु है जो कि पैनल होते हैं, सोलर पैनल, उनको बनाने में यूज होती है, लेकिन टाइटेनियम तो एक धातु है। दोनों की प्रॉपर्टी मिसमैच। एल्यूमिनियम और क्रोमियम को आप कहीं कुछ हद तक देख सकते हो। तो आपने देखा कि कैल्शियम के आगे हम जैसे ही बढ़ रहे हैं तो बेटा यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मिसमैच होनी शुरू हो गई। तो ये जो सक्सेसफुल माना जाता है केवल कैल्शियम तक, पेपर में आता है कि ये कहाँ तक सक्सेसफुल माना जाता है, तो बताएंगे ये कैल्शियम तक सफल था, कैल्शियम तक सफल था। डॉबेरनियर की जो आवर्त सारणी थी या अष्टक नियम था, वो कौन से तत्व तक सफल था, कौन से एलिमेंट तक सक्सेसफुल था? तो आप लोग बताएंगे कि ये सक्सेसफुल माना जाता है कब तक बेटा? आप बताएंगे कैल्शियम तक। बात समझ में आ गई? ठीक है, हाँ जी, नोट्स काफी रहेंगे एग्जाम तक। ठीक बेटा, कुछ बच्चों को इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैम कैसे बनेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बनेगा, देखो कि जो अष्टक नियम किसने दिया, आवर्त सारणी से संबंधित अष्टक नियम को किसने दिया, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। आप आंसर करके आओगे कि आवर्त सारणी से संबंधित अष्टक नियम जो था वो न्यूलैंड ने दिया। दूसरा पॉइंट बनेगा कि न्यूलैंड ने जब अपना अष्टक नियम दिया था तो उसका आधार क्या था, या न्यूलैंड ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई उसका आधार क्या था? आंसर लगाकर आओगे परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। तीसरा प्यारे बच्चे पॉइंट बनेगा कि जब न्यूलैंड ने अपनी आवर्त सारणी बनाई या अष्टक नियम दिया तो कुल कितने तत्वों को लेकर बनाया अपना अष्टक नियम? तो बताएंगे 56 नियम को लेकर बनाया। अच्छा मैम, फिर क्वेश्चन बनेगा कि 56 नियम थे न्यूलैंड के अष्टक नियम के अंदर, 56 एलिमेंट थे, 56 एलिमेंट्स में से सबसे पहला एलिमेंट कौन सा था, सबसे अंतिम एलिमेंट कौन सा था? तो सबसे पहला हाइड्रोजन था, सबसे अंतिम था, आप बताओगे थोरियम। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर पूछेगा कि न्यूलैंड जी का अष्टक नियम कौन से तत्व तक सक्सेसफुल माना जाता है? ऑप्शन दे देगा, लोहे आयरन तक, क्रोमियम तक, कैल्शियम तक, या आपको पूछ लेगा फुलरीन तक। तो आप बताओगे कि कैल्शियम तक ये सही था, उसके बाद सारी चीजें मिसमैच होने लगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? मेंडल कहाँ दिया? मेंडल कह दिया, मेंडल नहीं बेटा, न्यूलैंड होगा, मेंडल नहीं न्यूलैंड लिखा हुआ है सामने, मेंडल तो इसके बाद आएंगे। ठीक है, चलो अब आ जाओ। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनेंगे। अब मुझे जल्दी से थम्स अप दो सारे बच्चे की चीजें समझ में आई या नहीं, नहीं आई तो फिर से समझाऊंगी, आ गई तो आगे बढ़ेंगे। बताओ जल्दी से बेटा, करना कैसे है, क्या करना चाह रहे हो? करना कैसे का क्या मतलब है? जैसे जैसे मैं नोट्स लिखवा रही हूँ ऐसे ऐसे इन नोट्स को पढ़ो, और जो जो पॉइंट मैं बता रही हूँ उन पॉइंट्स को लिख लो, क्योंकि आपको पीडीएफ में ये फोटो दी जाएंगी, और पीडीएफ में जब ये फोटो दी जाएंगी आप लोगों को, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो नियम थे या जिनको आप पढ़ रहे हो ये किसका नियम है, ये आपको पता चल जाएगा। तो जैसे जैसे मैं डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, जैसे जैसे मैं आपको इनके नियम के बारे में बता रही हूँ, वैसे वैसे आपको लिखना है। ये चीजें सिर्फ आपको समझकर चलनी है, इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो जो ये न्यूलैंड का नियम था केवल कैल्शियम तक सक्सेसफुल था। कैल्शियम के बाद अगर हम देखेंगे तो ना एल्यूमिनियम और क्रोमियम, क्रोमियम बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, एल्यूमिनियम ज़्यादा है, तो बेटा इनकी प्रॉपर्टी भी बेसिकली नहीं मिल रही। सिलिकॉन और टाइटेनियम की भी नहीं मिल रही है, फॉस्फोरस और मैग्नीज की भी नहीं मिल रही है, सल्फर और आयरन की भी नहीं मिल रही है। आगे जितने भी एलिमेंट हैं इनकी प्रॉपर्टी आपस में मिल ही नहीं रही है।
हर पहला एलिमेंट 8वें के बराबर हो ही नहीं रहा है। तो यह नियम सिर्फ कैल्शियम तक मान्य रहा था, सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, चलिए, तो इनका नियम जो था ये भी हो गया फेल। अब जब ये नियम हो गया फेल, तो इसके बाद पधारे तीसरे साइंटिस्ट, जिनका नाम है मेंडलीव, जो कि बहुत ज़्यादा हद तक सक्सेसफुल रहे। तो भाई आ जाओ, चौथे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, मेंडलीव। तो मेंडलीव जी जो थे, इन्होंने क्या करा, मेंडलीव जी के बारे में बात करेंगे। तो मेंडलीव जो थे बेटा, इन्होंने दिया था आवर्त नियम। तो पेपर में आता है कि आवर्त सारणी से संबंधित इनमें से कौन सा नियम मेंडलीव ने दिया है, तो आप आंसर लगाकर आओगे आवर्त नियम। तो मेंडलीव जी ने 1869 में क्या करा था, आप बताओगे, अपना एक नियम दिया जिसको कहते हैं आवर्त नियम। ठीक है, जिसको कहा जाता है आवर्त नियम, जिसको कहते हैं पीरियोडिक लो। पीरियोडिक लो किसने दिया था, पीरियोडिक टेबल से संबंधित पीरियोडिक लो को किसने दिया था, आप बताएंगे। ये नियम दिया था मेंडलीव जी ने। कब, 1869 में। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, जब मेंडलीव जी ने अपनी आवर्त सारणी बनाई तो उसका आधार क्या रखा, उसका बेस क्या रखा। जैसे अभी तक दो साइंटिस्ट पढ़े हैं, डॉबेरनियर, उन्होंने भी अपनी आवर्त सारणी को बनाया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, और न्यूलैंड, उन्होंने भी अपनी आवर्त सारणी को बनाया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। लेकिन जो मेंडलीव थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी सेम थिंग करी, इन्होंने भी सेम चीज करी बेटा। इन्होंने भी अपनी आवर्त सारणी का जो आधार रखा था वो परमाणु द्रव्यमान रखा था, जो कि सबसे बड़ी गलती थी। अभी तक डॉबेरनियर फेल ही इसलिए हुए थे क्योंकि उन्होंने अपनी आधार जो था परमाणु द्रव्यमान रखा। न्यूलैंड भी फेल इसीलिए हुए क्योंकि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही रखा। और कुछ हद तक मेंडलीव भी इसीलिए, इनकी पीरियोडिक टेबल में भी कमियां इसीलिए थी क्योंकि इन्होंने भी आधार सेम लिया था, परमाणु द्रव्यमान। अभी तक जितनी पीरियोडिक टेबल पढ़ी, सबका जो आधार था, सबका जो बेस था, वो एटॉमिक मास ही था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसकी पीरियोडिक टेबल का आधार परमाणु क्रमांक था। तो केवल मोजले, जो अब आप पढ़ोगे, ये तीसरे नंबर के हैं बेटा, जो अब आप पढ़ोगे ना चौथे नंबर पर, हेनरी मोजले, केवल उनकी पीरियोडिक टेबल थी जिसमें उन्होंने आधार लिया था परमाणु क्रमांक। लेकिन बाकी की जो तीन थी, डॉबेरनियर, न्यूलैंड और ये मेंडलीव, तीनों का आधार था परमाणु द्रव्यमान। केवल हेनरी मोजले की पीरियोडिक टेबल का आधार था परमाणु क्रमांक। ठीक, चलिए बात करेंगे। मैम, जब ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, कुल तत्व कितने थे बेटा, कुल तत्व, जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई तो टोटल एलिमेंट या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कौन कौन से लिए थे, तो आप लोग बताओगे। इनकी पीरियोडिक टेबल जब आई यानी 1869 में, तो कुछ और तत्वों की खोज हो गई। न्यूलैंड के टाइम पर 56 थे, है ना, न्यूलैंड के टाइम पर 56 थे 1865 में। अब 1869 में क्या हुआ, और तत्व बढ़ गए और टोटल तत्वों की संख्या कितनी हो गई, जल्दी से बताओ कितने थे प्यारे बच्चे इनके टाइम पर, कौन बच्चा मुझे बताएगा। न्यूलैंड ने अपनी पीरियोडिक टेबल को लेकर जो टोटल एलिमेंट लिए थे वो कितने थे, टाइम हो गया ये तो याद है, लेकिन हाँ देखो आर्मी लवर ने बिल्कुल, बहुत बढ़िया, तो आप लोग बताएंगे 63 थे। और तत्वों की खोज हो गई बेटा, और 56 से 63 तत्व हो गए। ये क्वेश्चन आता है। 118 तो आपको मोजलेगी में मिलेंगे, आपको आधुनिक आवर्त सारणी में मिलेंगे 118। तो मेंडलीव के टाइम पर 63 तत्व ही खोजे गए थे। इनमें से सबसे पहला एलिमेंट कौन सा था, बताएगा कौन, प्रथम तत्व कौन सा था, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था भाई, तो फर्स्ट एलिमेंट था वही हाइड्रोजन, उसको कोई छेड़ ही नहीं पाया। न्यूलैंड ने भी अपनी पीरियोडिक टेबल में पहला एलिमेंट हाइड्रोजन ही रखा, और भैया मेंडलीव जी ने भी हाइड्रोजन रखा। अब उनका तो लास्ट एलिमेंट थोरियम था, किसका, न्यूलैंड का। लेकिन यहां पर अगर आपसे पूछ ले लास्ट एलिमेंट कौन सा था, तो लास्ट कौन बताएगा मुझे, जल्दी से बताओ, लास्ट एलिमेंट कौन सा था, यूरेनियम। कौन सा था प्यारे बच्चे, लास्ट एलिमेंट कौन सा था, उमेश कह रहे हैं मैम समझ नहीं आया। अच्छा, मैं उमेश से पूछना चाहती हूँ, उमेश क्या समझ नहीं आया,
उमेश क्या समझ नहीं आया बच्चा, जल्दी से टाइप करो। अभी तक क्या समझ नहीं आया बेटा, ये टाइप करो जल्दी से, क्योंकि मैं एकदम सिंपल तरीके से, एकदम सरल आसान भाषा में ये सारी चीजें आपको समझा कर चल रही हूँ। ये भी सिंपल चीजें समझ नहीं आ रही तो बड़ी दिक्कत है बेटा, बड़ी दिक्कत है फिर तो बच्चा। बताओ जल्दी से। हाँ, लास्ट एलिमेंट क्या था? यूरेनियम। अब उमेश मुझे बताएं कि क्या समझ नहीं आया है। अब टाइम भी हो चला है, ठीक है। चलिए भाई, तो एक बार जिनको समझ नहीं आया एक बार फिर से देखिएगा। सबसे पहले डॉबरनियर आए जिन्होंने त्रिक नियम दिया। त्रिक इन्होंने टोटल 5 बनाए, एक त्रिक में 3 एलिमेंट को रखा, ठीक है। और इनके शुरू के 3 जो त्रिक थे वो सक्सेसफुल थे, लास्ट के 2 अनसक्सेसफुल हो गए। पहले त्रिक में इन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को लिया था। दूसरे ट्रिक में इन्होंने हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को लिया था। और तीसरे ट्रिक के अंदर इन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम को लिया था। ये आपको मैंने बताया था, ठीक है। अष्टक नियम में कुछ नहीं है बेटा। अष्टक नियम में क्या बताया इन्होंने कि जब भी तत्व